दंगल में आ रहे के साथ वाजपेयी देवभूमि के दंगल में आ रही कान एक विपक्ष खाने। देवभूमि के दंगल का रुख कर लेते हैं। लंबे इंतजार बाद उत्तराखंड में समान की यूसीसी कानून लागू हो गया है, लेकिन इसको लेकर विरोध अपने चरम पर है। विपक्ष का मानना है कि यूसीसी अवैध संबंधों को संरक्षण देने वाला कानून है। ये कानून पूरी तरह से असंवैधानिक और अव्यवहारिक है। इस कानून में कई तरह की खामियां हैं। इस कानून के लागू होने के बाद 1 साल तक प्रदेश में रहने वाले लोग भी उत्तराखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। सबसे ज्यादा विरोध मूल निवास और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो रहा है। यूसीसी में महिलाओं को संरक्षण देने की बात तो भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन महिलाओं को पहले से ही अधिकार है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कानून तमाम पुराने कानूनों को मिलाकर बना एक भानुमति के पिटारे की तरह बताया जाता है। विपक्ष रोजगार, महंगाई और विकास की योजनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी की रट सरकार आए हुए हैं। यूसीसी होते ही विपक्षी पार्टियों और समुदाय विशेष के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। यूसीसी बहुसंख्यक समाज को खुश करने और एक खास वर्ग को चिढ़ाने वाला कानून बताया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार राज्य को थाईलैंड बनाने जा रही है। इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस रही है। महंगाई के इस दौर में सरकार कानून जनता पर थोप रही है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ना लाजमी है। यूसीसी की तमाम खामियों को लेकर आज होगी चर्चा। खास मेहमान होंगे साथ में, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड आजाद भारत के इतिहास में पहला राज्य बन गया है जिसने इस कानून को लागू किया। पीएम मोदी ने भी यूसीसी लागू करने पर सीएम धामी की पीठ थपथपाई और इसे खेलों की तरह सभी के लिए एक समान कानून बताया। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसे कानून होने का दावा है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान न्याय स्थापित करने का दावा है। ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़ों को यूसीसी में पंजीकरण कराना होगा। पैक्स संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून में मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को भी संपत्ति समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास करती। कहीं न कहीं उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला की तरह भाजपा यूज कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही इसकी हवा निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, यूपी में ये कानून पहले से ही लागू है। सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे वो काम करते रहेंगे जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। यूसीसी को लेकर के प्रदेश सरकार खुली नहीं समा रही है। उस यूसीसी की हवा तो ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निकाल दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यूपी में यूसीसी की आवश्यकता ही नहीं है, पहले से ही कानून सशक्त है और अपना काम कर रहा है। तो उत्तराखंड में खाद्य जन के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, उनका धरना सरकार नहीं तोड़वा पा रही है। बेटियां अपनी छत करके आशंकित हैं और लगातार सुरक्षा की मांग कर रही है। पलायन को सरकार नहीं रोक पा रही है, उद्योग साहड़ नहीं चला पा रही है, दो तरफा विफलताएं हैं और इसी से ध्यान भटकने के लिए सरकार यूसीसी की रट लगा रही है। समान नागरिक संहिता में का पंजीकरण आरंभ किया है। इसके लिए कट ऑफ 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। इसके लिए विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर कराना होगा। शादी, वसीयत, उत्तराधिकारी, तलाक और डिग्री के लिए पंजीकरण शुल्क और
विलंब शुल्क भी तय कर लिया गया है। उत्तराखंड में लागू हुए इस कानून के बाद बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने से पहले ही सीएम धामी पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दे चुके हैं। कानून लागू होते ही समुदाय विशेष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। यूकेडी यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रही है। वहीं भाजपा के अनुसार अभी ये कानून लागू हुआ है, आगे इसमें संशोधन की गुंजाइश होगी तो वो भी किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य प्रथम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है और यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। और अभी सभी जिस प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग में भी काफी हमारे भाई लोग हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो सभी तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आगे देखा जाएगा कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। सरकार ने यूसीसी लागू किया है। हमारा ये कहना है कि यूसीसी का हम लोग भले ही स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से लागू कर रही है उससे हम लोग सहमत हैं। हमारी सरकार मांग कि इसमें कुछ संशोधन किए जाए। सबसे पहले तो सरकार ने यहाँ पर एक जो यूसीसी में नियम रखा है उसके अंतर्गत यह है कि इस व्यक्ति को 1 साल भी हो गया यहाँ पर रहते हुए, उसको भी जो है यहाँ का निवासी मान लिया जाएगा। इससे जो पर्वतीय समाज के लोग, वो सारे लोगों में एक डर है, एक खतरा वो लोग अपने लिए मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ संसाधन बहुत सीमित हैं, नौकरियों के बहुत सीमित हैं, भू के संसाधन बहुत सीमित हैं। और इस तरीके से अगर सरकार यूसीसी में इस तरह के प्राविधान करेगी तो इससे जो सीधा सीधा असर पड़ेगा पर्वतीय समाज लोगों के रोजगार पे। पहले ही यूसीसी का विरोध करते पूर्व में हमारे स्वर्गीय त्रिवेंद्र पवार जी 2 दिवसीय भूख हड़ताल भी बैठे थे और उसके पश्चात सरकार को वो मामला वापस लेना पड़ा। वर्तमान समय में भी हम निरंतर रूप से जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि यूसीसी के जो प्रावधान है, खासकर हमारी हमेशा से मांग पार्टी की रही है मूल निवास और भू कानून सशक्त, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये ऐसी कर रहे हैं कि 1 साल में कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर रहता है तो उसे भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और हमारा जो मूल निवासी वर्षों से जिसने इस पूरे पहाड़ को, इस पूरे उत्तराखंड को बचा के रखा है, इसकी अस्मिता को बचा के रखा है, तो उसे भी स्थायी निवास दे रहे हैं, तो जो नियम संगत बिल्कुल नहीं है। समान नागरिक संहिता कानून लागू होते ही उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के सत्तासीन होने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वादा किया था। अब ये कानून लागू होने के बाद तमाम नियमों में बदलाव हो गया है। 27 जनवरी से प्रदेश में कानून लागू हो चुका है और यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ सीएम धामी कर चुके हैं। देखना होगा कि इस कानून से क्या क्या बदलाव प्रदेश में देखने को मिलेंगे। भाजपा सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि इसमें तमाम खामियां नजर आ रही हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में सड़क पर उतरने लगी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। बीजेपी से प्रभा बंधुनी जी हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता हैं और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आगे हमारे साथ चर्चा में और लोग भी हिस्सा बनेंगे, लेकिन शुरुआत प्रभा जी के साथ में कर लेते हैं। प्रभा जी, विपक्ष के कई सारे सवाल हैं जिनका अब तक सरकार जवाब नहीं दे रही है, ऐसा क्यों? अगर एक नया कानून आया है उसको लेकर स्पष्टता होनी चाहिए ना, विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। अनम्यूट कीजिए मैम। कानून, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जो ये कानून लेकर आए हैं, हम पूरे उसको तैयारी के साथ वो कानून आया है और मैं इसके लिए सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज भी हम पूर्ण विश्वास के साथ ये कह रहे हैं, हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ये कानून हम लेकर आए हैं। अब मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि ये कानून है तो इसको जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार एक माहौल बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब तक मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जब इनकी सरकार राज्य में थी तो ना तो ये राज्य का विकास कर पाए, ना राज्य को कोई पहचान दिला पाए और ना ही ये राज्य की प्रगति के लिए कुछ ऐसा काम कर पाए कि कहीं भी देश में ऐसा कहा जाए कि हाँ, उत्तराखंड राज्य अपने में एक विशेष राज्य है। आज आप उपलब्धियों के क्षेत्र में देख लीजिए, राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में देख लीजिए, तो हर जगह मतलब राज्य में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उत्तराखंड का नाम हो रहा है। तो इसका कारण ये है कि हम काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब तक हमारे निकाय चुनाव नहीं थे तो कांग्रेस ने बहुत दुष्प्रचार हमारे बारे में किया था, लेकिन आज यही हम देखेंगे
हमारे मेयर भी यहाँ के बने हैं, आप देख लीजिए ऐतिहासिक विजय उनको मिली है। इसका मतलब जनता ने हमारे कामों पे मोहर लगाई है। जो चीज हमने काम किए थे जनता के लिए, लेकिन ये उसको भी अस्वीकार करते थे, तो आज इनके अंदर इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है कि क्योंकि ये जनता के लिए काम तो छोड़िए, जो सरकार जनता के लिए काम करती है ये उनको भी स्वीकार नहीं करते हैं, और जनता उसका समय समय पर इनको जवाब दे रही है, लेकिन उससे बाज नहीं आते हैं। अब जो यूसीसी है, मैंने आपको अभी भी गरिमा जी कहा है, हम पूर्णतः इसके लिए हमारा जो भी हमने कदम उठाया है, मैं इसका अभी भी इसका पुरजोर हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता से के लिए समर्पित ये कानून है और जनता के लिए ही ये बनाया गया है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये कानून लागू होने से पहले 2 साल तक कम से कम एक विशेषज्ञों की टीम बैठी थी, उसने जनता से विचार लिए थे, जनता ने अपने सुझाव दिए और उसके बाद इसके लिए रिपोर्ट तैयार की गई, ड्राफ्ट इसका बनाया गया। तो वो विचार तो जनता से लिए गए हैं, उत्तराखंड की जनता ने उसमें अपनी राय दी है। तो ऐसे आप ये कह रहे हो कि नहीं यूसीसी तो केवल सरकार लेके आ गई है, अचानक लेकर आ गई, तो इस बात की सबको जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए जनता से ही विचार लिए गए थे। दूसरा मैं बताऊंगी कि जो ये एक किस्म से एक माहौल पेश कर रहे हैं, अगर जब मैं लिविंग रिलेशनशिप की ज्यादातर ये मुद्दा मैं देख रही हूँ चर्चाओं में इसी को लेकर आ रहे हैं, तो हम क्या उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप हम लेकर आ रहे हैं या हम कानून बना रहे हैं? पहले तो ये मुद्दा हो जाना चाहिए। इसको थोपा जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप इज अराउंड द वी कैन से कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। चलो हम कंट्री में कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का है कि कोई भी बालिग लड़का लड़की साथ रह सकते हैं लिव इन में, लेकिन हमने कानून उसके लिए बनाया है। इनको पहले ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमने ये कहा है कि यूं आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा, आप कानून की तरफ जाइए, आप कानून पे ध्यान दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप लिव इन को बढ़ा चढ़ा के आप लिव इन के बारे में फोकस हो गए कि हमारे की जैसे हम लोगों ने कहा हो कि आप आइए और लिव इन में उत्तराखंड में रहिए। हमने ये कहा है कि घरेलू हिंसा लिव इन रिलेशनशिप में होती है जब लोग छुप के रहते हैं, और जब हमारे यहाँ पे जब घटना घटित होती है और पेरेंट्स को इस बारे में पता चलता है तो वो खुद असहज हो जाते हैं। तो अगर उनकी जानकारी उनको पहले से होगी, उसकी जानकारी दे दी जाएगी तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। पहली बात हमारी सोच है कि इस कानून को अमली जामा पहनाने से अपराध कम हो जाएंगे। दूसरा, इस तरह की घटनाएं घटित नहीं हो यहाँ पर कि इसमें आपको मैं एक चीज और बताऊंगी गरिमा जी, इसमें ये नहीं है कि लड़का और लड़की, इसमें दोनों के लिए एक किस्म से मैं समान अधिकार है। पुरुष महिला हो कोई भी हो, ये हर नागरिक को करता है। आप किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं उसको ये बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि आपने ऐसा करा, आप ला रहे हो, हम लिव इन को नहीं ला रहे, हम उसके लिए कानून बना रहे हैं। हाँ, अगर कोई लड़के के साथ भी पहले वो एग्रीमेंट बनेगा, अगर वो रजिस्टर करवाते हैं, सहमति बनती है, तो अगर कोई लड़की गलत लड़के पे कल को आरोप लगाती है तो उसके पास प्रूफ होगा कि हम सहमति से साथ थे। आज मेरे ऊपर गलत धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं तो उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो पहली बात है हमने सुरक्षा उनको दे दी है कि अब इससे क्या होगा, अपराध कम हो जाएंगे राज्य में, और कोई भी रहने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि अगर मैं ये अपराध करने जा रहा हूं तो कानून है। दूसरी बात, ये जो स्थायी निवासी के बारे में भी बार बार देख रही हूँ, आप ये देखिए हमने उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि अगर एक स्थायी निवासी, हमने क्योंकि जब स्थायी निवासी का उसमें एक चीज थी कि किन किन पे कानून सब पे लागू होगा जो भी उत्तराखंड में रहेगा। अगर कोई बाहर से आ रहा है, वो किसी सरकारी नौकरी में है, चाहे वो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, उन पर भी ये लागू होगा। दूसरा, आप ये देखिए जब हमारे यहाँ कोई किराएदार आता है हम उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, तो इसका मतलब वो हमारे, क्योंकि अगर उसके बाद वो हमारे मकान में रह के कोई हिंसा कर देता है तो पुलिस आती है वेरिफिकेशन को, तो वो सबसे पहले जुर्माना किसको देना पड़ता है, मकान मालिक को, कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि किराएदार यहाँ रह रहा था। तो वेरिफिकेशन मस्ट हो जाता है उस केस में। तो हमने वही कानून बनाया है कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हो तो जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाइए, तो कानून बना है ये, तो प्रोटेक्शन दी जा रही है महिलाओं को भी। और जो स्थायी निवासी 1 साल से कह रहे, तो उसमें कहाँ ये कहा गया है कि आप मूल निवासी हो गए हैं? उनको कहा गया है कि आपको सजा दी जाएगी अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हो, तो आप ये नहीं कहिएगा कल को कि मैं दूसरे स्टेट का हूँ, आप मुझे ये सजा नहीं दे सकते। आपको उसको भी वही सजा मिलेगी जो यहाँ के, उसमें ये नहीं है कि आप ठीक है। लेकिन मैम लेकिन देखिए, अगर चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति है तो उसको क्लैरिटी मुझे लगता है सरकार को करनी चाहिए, वो एक जिम्मेदारी भरा रवैया है और उस पर जरूर काम करना चाहिए। चलिए आपके पास में लौटेंगे। आशीष सैनी साहब जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, ऐसा नहीं है कि उसे आया तो अचानक से आ गया, आता नहीं था, अब आने के बाद कुछ चीजों का विरोध हो रहा है, खासतौर पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो नियम लागू हो जाएंगे उनका विरोध है। तो सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, बड़े माध्यमों से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे गए थे। ये शिकायतें, ये सुझाव उस वक्त क्यों नहीं दिए गए? अब लागू होने के बाद इन मुद्दों पर क्यों चर्चा है? और क्या लिव इन रिलेशनशिप में भी
क्या बदलाव हो रहा है? वो कह रही है कि सिर्फ कानून लेकर आ रहे हैं, तो इस कानून से संस्कृति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात जो हमारी भाजपा की प्रवक्ता महोदया ने रखी है, उन सबकी मैं बात का निचोड़ निकालूं तो मैं ये जानकारी मेरी समझ में आ रही है कि ना तो इनको कानून की जानकारी है और ना ही इनको कोई समझ है। ये केवल भाजपा कार्यालय से निकली और सीधा यहाँ पर तारीफ के लिए कूद पड़ी। ये यूनिफॉर्म, ये जितना ये कॉमन सिविल कोड बनाया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है, इसमें केवल एक मॉडिफाइड मैरिज एक्ट जो भारत के कानून में, राज्य के कानून में पहले से मौजूद है, उन्हीं को दोबारा से एक नए सिरे से बिठाया गया है। इसमें जो गोद लेने का कानून है उसमें उसी को वापस लाके यहाँ रखा गया। यानी अगर मैं इनसे पूछूं क्या यूसीसी लागू होने के बाद पहले जो गोद लेने का कानून था क्या वो निरस्त हो जाएगा? क्या यूसीसी आने के बाद जो सिविल मैरिज एक्ट है क्या उसके प्रावधान खारिज हो जाएंगे तलाक लेने के? और इन्होंने केवल एक तरह की नई योजना है। इन्होंने कहा है कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाता है और बच्चे पैदा करता है तो उन बच्चों को भी उतने ही अधिकार मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर जिसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि उत्तराखंड की कौन सी महिला ये चाहती है कि उसका पति कहीं और संबंध बनाए और उसके बच्चे को भी बराबर का अधिकार मिले। ऐसे बेतुके सवाल किसने पैदा किए? दूसरी बात कि आपने कहा कि इस कानून को लागू करने की जो प्रोसेस है वो एजेंसी कौन सी है जो उसको लागू करेगी? तीसरी चीज, जब हमारे आईपीसी में पहले से जो चीजें मौजूद हैं, चाहे वो संबंध विच्छेद के हो या विवाह करने के हो या विवाह ना करने के हो, परंपरागत रूप से हम अपने धर्म के अनुसार विवाह करते हैं। जैसे हिंदू विवाह का प्रक्रिया अलग है, आप मंडप में जाएंगे शादी करेंगे। मुस्लिम विवाह की, सिख विवाह की, ईसाई विवाह के तरीके अलग है। लेकिन यदि उनमें कोई विवाद हुआ पति पत्नी में, अथवा पति के या पत्नी के किसी और से संबंध हुए और उसमें उनके विवाह में दिक्कत आई, तो उसके संबंध में जो कानून है उन्हीं को उठाकर यूसीसी में रखा गया है। कोई नई चीज इन्होंने नहीं दी है। दूसरी बात, एक बात मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे इनकी ज्ञान पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने कहा विकास होगा इससे। कौन सा विकास होगा? कौन सी सड़क बनेगी? कौन सी कॉलेज, स्मार्ट सिटी, ये पीने का पानी और यहाँ पर यात्रियों की सुविधाएं, ये कौन से मामले में सुविधाएं लेने के लिए इन्होंने यूसीसी लाने का काम किया? केवल एक इनकी सनक है। ये सनक है पूरे आरएसएस के लोग, एक सनक पूरा करने के लिए कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे पता नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उठाकर इनके गले में गए, आज इनको जबरदस्ती इसको पूरा करना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने भी ये बॉल उत्तराखंड की तरफ सरका दी है। कहना उत्तराखंड में ही ऐसा नेतृत्व रहता है जिसमें दिमाग नहीं है अपना, और वो राज्य की आवश्यकताओं को समझे बगैर जबरदस्ती एक सनक पूरा करने के लिए लाए हैं। इसके अलावा इस कानून का मेरी नजर में कोई उपयोग नहीं है। लिव इन रजिस्ट्रेशन करना उत्तराखंड को और यहाँ के युवाओं को भटकाने के अलावा कोई काम इसमें नहीं होगा। ये जो उत्तराखंड की सरकार है आज ये लिव इन का पक्ष कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि ये क्यों पक्ष कर रही है। भाई जब आपको शादी करनी है तो आप शादी करो, आपको लगता है तलाक लेना है तो तलाक लो। लिव इन रिलेशन में भी तलाक, संबंध विच्छेद करने की प्रक्रिया वही है जो सिविल मैरिज एक्ट में है। तो आप देखिए ना, डोमेस्टिक भी वहां पर होगा, वहां पे दहेज मांगा जा सकता है। हो सकता है लिव इन में रहने के बाद कोई दहेज की मांग करे शादी करने के लिए, तो भी दहेज कानून लागू होगा। तो आपके पास नया क्या है? ऐसी कौन सी लाइन, मतलब सवाल पूछना, एक लाइन पढ़ के बताएं जो भारत की आईपीसी में कहीं ना हो और जो इन्होंने लेके आए हो, सिवाय लिव इन को रजिस्ट्रेशन करने के अलावा। अब इनके पास, अब ये प्रभा मधुरी जी को एक कॉपी मिलेगी चालान की, ये गली गली मोहल्ले जाकर चेक करेंगे, चालान काटती रहेगी। मुझे उत्तराखंड की सरकार का एक और क्यों डिपार्टमेंट करेगा, या एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा और या समाज कल्याण करेगा? कौन करेगा? ये तो ये बताया नहीं उन्होंने अभी तक। ठीक है, और विस्तार से हम करेंगे चर्चा, और मेहमान हमारे साथ में हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी, ठीक है, आशीष जी लौटेंगे आपके पास में। एक भी सवाल का जवाब नहीं देते। ठीक है, अभी इन सवालों का जवाब प्रभा जी से हम लेते हैं और देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, उनके पास भी जाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं यूसीसी के कानून को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में हैं देवचंद उत्तराखंडी जी का रुख कर लेते हैं। देवचंद जी, पूरे मामले में कितनी शिकायतें विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष जवाब फिलहाल नहीं दे पा रही। बहुत सारे सवाल अभी आशीष जी ने भी उठाए हैं। जी गरिमा जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि बीच में कोई ना बोले। मैं जितना टाइम मुझे आप देंगे मैं उतना टाइम बेकार हाँ सर, बिल्कुल बीच में प्लीज, मेरा निवेदन रहेगा जी अब बिल्कुल। सबसे पहले मैं आता हूं कि शायद किसी को मुझे की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, मैं सिर्फ आकर के मैं अपने बहन बंधुनी को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि शायद आपने ये प्रस्तावना पढ़ी होगी। अगर इस प्रस्तावना के पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें किसी चीज की कमी है तो तब यूसीसी होता। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। ये जो हमारा संविधान है, ये संपूर्ण बातें कहकर इस हिंदुस्तान में जो नियमावली लागू है, चाहे वो के लिए हो चाहे समानता के लिए हो, सब इसमें संपूर्णता से लिखा गया है और उसको ईमानदारी से लागू करने की बात थी। लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड में ट्रायल बेसिस पर यूसीसी लगाया गया। अब यूसीसी के प्रावधानों की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के जो 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं, उसमें सारे चीज समानता, शादी, धर्म की सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं कि सबको उसको मानने का पूरा अधिकार है। इसी में 25 और 26 में क्लियर सबको अपने धर्म की मानने की बात कही है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता की भी बात कही गई है। और अब आगे आपको ये बता दें कि जो अनुच्छेद 244 में एसटी के लिए जो जल जंगल जमीन को लेकर के उनको विशेषाधिकार दिए गए थे, उन विशेषाधिकारों पर अगर कोई कानून अगर थोपा जाता है तो वो कानून स्वतः ही निरस्त किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो हमको अच्छा उन्होंने इसलिए किया कि एसटी को छोड़ दिया। नहीं तो हम बार बार पूछ रहे थे कि एसटी को क्यों नहीं लिया आपने, क्यों नहीं लिया, तो वो ये बोलते रहे उनके लिए अलग है। तो तभी तो हम बोल रहे थे कि ये समान नागरिक संहिता नहीं है, ये समान है। अब यहाँ पर जो बीजेपी की प्रवक्ता ने पढ़ दिया, ये समान नागरिक संहिता जो यूसीसी है मेरे हाथ में है, और जो उन्होंने कहानी बताई वो एक भ्रमात्मक कहानी बताकर वो यहाँ पर उन्होंने एक गढ़ी हुई कहानी यहाँ पर बताई जो बेहद शर्मनाक है और बेहद ही हम ये कहते हैं उत्तराखंड के जनता के लिए हृदय से बड़ी दर्दनाक है। उन्होंने इसको एक महिला होकर के भी इसका जो विश्लेषण किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं इसमें कि जब उत्तराखंड का क्रांति दल और उत्तराखंड का जनमानस भू कानून और एक मूल निवास जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको मांग रहा है, तो इतना सब कुछ समय में सब कुछ दिए होने के बावजूद यूसीसी की जरूरत क्या थी? फिर भी हमने संपूर्ण यूसीसी का विरोध नहीं किया। हमने इनको कहा चलो आप इसको सरलीकरण कर सकते हैं तो कर सकते हो, लेकिन हमने शुरू से आज पूरा 2 साल हो गया। इस 2 साल में इसका हमने कहा कि इनके जो 4 प्रावधान है, इन 4 प्रावधानों को कृपया बदल दीजिए। ये सीधे सीधे उत्तराखंड की जनता के ऊपर, उत्तराखंड की संस्कृति के ऊपर आघात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इसको सिर्फ एक वर्कशॉप, एक ट्रायल बेस बनाकर उत्तराखंड में इसलिए सौंप दिया कि उत्तराखंड के लोग भोले भाले हैं, बुद्धिहीन नहीं है। बुद्धिहीन समझना ये भूल इनको गलत उस पर ले जाएगी और अब इसका इनको जो रुझान इनको मिलना शुरू हो गए हैं। अब अगर ये इतना ही अच्छा कानून था, ये कहते हैं इसमें समाज का बढ़िया होगा, इसमें धर्म का जो कोई बढ़िया होगा, तो ये बताएं कि पौड़ी में कुछ दिन पहले उनके जो वहाँ के जो पूर्व पालिका अध्यक्ष थे बेनाम जी थे, वहाँ पे उनकी लड़की का जो शादी था वो विशेष समुदाय के साथ होने के लिए बीजेपी के शायद बदूनी भी रही होगी, वहां पर घेराव किया था और उसका विरोध किया था। तो आज इसका ये पक्ष क्यों कर रहे हैं? मेरी बहन आप बताइए कि आप कौन से 2 मुंह के लोग हैं? एक बार यहाँ ये करते हैं और एक बार यहाँ करते हैं। हम किसी का भी विरोध इसलिए करना चाहते हैं कि आप एक चीज पर अटक रहे हैं। अभी आपने जनता को सिर्फ भड़काया है और आप ये देख रहे हैं कि हम गलत पे गलत किए जा रहे हैं और हम धन बल से, छन बल से, छदम से हम जीत रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है इसलिए हम इसको लागू कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको तुरंत प्रभाव से इसके रुझान धरातल पर मिलते नजर आएंगे। कल ही हमने इसके विरोध में ज्ञापन हमने क्या नाम कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री के लिए भेज दिया है और हमारा अभी प्रपोजल होगा कल ठीक 12 बजे 2 बजे तक हमारा कैंपेन चलेगा, हस्ताक्षर कैंपेन, और उससे ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजेंगे। पहले भी हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा था जब हमारे जो स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी जो पूर्व संरक्षक, उनकी अगुवाई में 48 घंटे का भूख हड़ताल हुआ था, तब भी हमने भेजा था और तब भी हम इन 4
बातों का विरोध कर रहे थे, लेकिन आपने नहीं सुनी। आज आप बोलते हैं कि हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमने जनता का रुख लिया, जनता की बातें लिए और उसके बाद हमने ये लागू किया। मैं गरिमा जी ये बताना चाहूँ कि ये सीधे सीधे जो है धामी सरकार अपना ये बताकर कि हमको केंद्र से सपोर्ट मिला हुआ है और विपक्ष कमजोर है, इसकी वजह से ये चल पड़ रहे हैं। अन्यथा ये कानून की ये सोच भी नहीं सकते थे। और अभी ये कहते हैं कि हमने जो है काम किए हैं। अगर ये प्रशासकों के ऊपर इनके मंत्रियों के पास काम होता तो ये 2 साल से यूसीसी की लिखापढ़ी ना करते। ये कुछ विकास की बात करते, शिक्षा की बात करते, समान शिक्षा की बात करते, समान स्वास्थ्य की बात करते, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया। इसके बाद रोजगार कैसे आएंगे उसको धरातल पर की बात करते, लेकिन ये इन्होंने कभी नहीं सोचा। अभी भी ये चले जाएं, अगर ये समान नागरिकता के बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम बात ही करते हैं तो आप जाइए, आपके हिंदू में ही एकता नहीं है। आप जो है जो ये चक्रोता है मुन्ना सिंह चौहान का जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि आज भी जातिवादिता से कितना जनता परेशान है। लेकिन आप जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार का सीधे सीधे आक्रमण है कि हम हिंदू मुस्लिम करके सनातन का ढोंग रचा करके हम ये कानून बना देंगे और ये कानून को लागू भी कर देंगे और फिर आगे नहीं चलेगा, ये उत्तराखंड से आगे चल भी नहीं पाएगा। आप पता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी जो उत्तराखंड से हैं उन्होंने इसको नकार दिया है। अब मैं एक बात और छोटी सी और एक आपको बता दूं, हमारे जो प्रावधान थे वो क्यों ऐसे हैं। आप मूल निवास भू कानून को सीधा सीधा 1 साल में ही आपने हमारा रद्द कर दिया। वर्षों से इस मांग को आपने सिर्फ 1 साल के इस कानून को लाकर आप उसको खत्म करना चाहते हैं। आपने कभी सोचा इस बात को? दूसरी बात, दूसरी तरफ कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी बेटी को इसकी परमिशन देंगे? उसके बाद एक बार आपने लिव इन रिलेशन की परमिशन ले ली, 1000 रुपए फीस ले लो, जब उसका विच्छेद कराओ 500 रुपए और दे दो, तो एक बोझ उस पर भी है। दूसरी तरफ पूरी जनता को आप जो है कोर्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना काम काज थोड़ा बहुत करते हैं, वो भी ना करते, आप उसको कोर्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से इसमें कई खामियां हैं और ये यूसीसी के जो जब तक ये 4 प्रावधान खत्म नहीं किए जाते तब तक हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है और इसमें हम काम जरूर करेंगे। और इसके लिए जब तक चाहे खून खराबा पहले ये प्रदेश मिला है, चाहे खून खराबा होना पड़े, ये हम इसने की पूरी कोशिश करें। ठीक है सर। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत सर आपका भी। कुलदीप जी, विपक्ष बड़े पुरजोर तरीके से अब विरोध दिख रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अब विरोध का मतलब क्या है, क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा वक्त मिला था। अब तो ये चीजें नहीं हुई, ये होनी चाहिए थी और सरकार ने खूब मौके भी दिए। हमने आपने कितनी चर्चाएं की हैं शुरुआत से लेकर अब तक? देखिए गरिमा जी, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है और शायद हम में से किसी ने यूसीसी का जो एक्ट है और उसकी जो नियमावली है उनको पढ़ा हो, या हम में से किसी ने जो हिंदू विवाह एक्ट है 1955 उसको पढ़ा हो। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ सवाल इस समान नागरिक संहिता खड़े हो रहे हैं और वो सवाल वाजिब हैं क्योंकि उनके लिए एक मजबूत ग्राउंड है जिन चीज़ों को लेकर के बात हुई है। पहली बात तो ये है कि यूसीसी की ज़रूरत है या नहीं है, या किसी पॉलिटिशियन ने क्या कहा, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतिहास के पन्नों से कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि स्वतंत्रता से पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर के, क्योंकि अंग्रेजों की जो दोहरी मानसिकता थी भारतीयों को लेकर के, उनका जो दृष्टिकोण रहा, उसके खिलाफ उनका एक बड़ा मूवमेंट उन्होंने किया कि भारत में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों को जिस तरीके से जाति व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं एक अन्य हुए हैं भारतीय अधिकारी थे, उनका नाम है BN राव। BN राव उस समय ब्रिटिश टाइम की जो सिविल सेवा है, आज हम UPSC या IAS कहते हैं, उस समय उनको ICS कहा जाता था, तो उसके अधिकारी थे। इन दोनों लोगों ने अलग अलग ड्राफ्ट तैयार किया। एक ड्राफ्ट किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, एक ड्राफ्ट तैयार किया BN राव साहब ने। ठीक है, जब तक इस पर बहस आगे बढ़ती, क्योंकि
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसके लिए एक मूवमेंट समाज के बीच में खड़ा करने का काम किया था। ठीक, लेकिन उस दौरान जब तक बहस आगे बढ़ती तब तक भारत स्वतंत्र हो गया। और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा में, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी स्वयं थे इसमें, तो एक नागरिक संहिता भारत के नागरिकों के लिए हो, इसको लेकर के उसमें बड़ी चर्चाएं हुई। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कल जब पहले ये बात उठ रही थी और कल जब ये चीज़ें लागू हुई तो उसके बाद मैंने प्रयास किया थोड़ा समझने का कि क्या वो चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये कुछ दिखा रहा हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो बैठकें हुई हैं 1947, 48, 49 में, तो उस दौरान ये 24 दिसंबर 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बैठक हुई और उसमें जो चर्चाएं हुई, ये उनके पन्ने हैं कि उसमें क्या क्या विषय रहे डिबेट में और क्या क्या चीज़ें हुई। तो उन तमाम विषयों को लेकर के यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया गया था। तो उसमें एक बड़ा विषय समान नागरिक संहिता भी रहा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि फिर एक रूपता नहीं आ पाई। सभी लोग इसको लेकर के, क्योंकि एक बड़ा पक्ष यह चाहता था कि ये लागू हो और वहीं एक पक्ष ये चाहता था कि नहीं, ये लागू नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस पर एक राय नहीं बन पाई और फिर ये तय हुआ कि संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि यह विषय राज्यों के अधीन कर दिया जाए। और इसीलिए अनुच्छेद 44 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य अपने यहाँ अपने राज्य की क्षेत्र की सीमा के लिए अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का गठन कर सकता है। ठीक है, हम उसके बाद समाज का एक बड़ा वर्ग जो यह सोचता था कि समाज में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जब एक संविधान लागू हो गया है तो सारे लोग संविधान के नीचे आने चाहिए। लेकिन ये एक मत नहीं हो पाई चीज़ें। ये एक बड़ी बात है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया और उसके प्रयास वो फलीभूत भी हुए। लेकिन जो संहिता बन करके आई है उसमें पूरी सरकार, भाजपा सरकार ये लगातार जिन बिंदुओं को कह रही है उसमें 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण हैं, जिसमें विवाह का है, विवाह विच्छेद का है जिसको हम तलाक कहते हैं, एक विरासत का है जो परिवार की संपत्ति है, संतति है, उसको लेकर के बात होती है। ठीक है, और एक लिव इन रिलेशन जिसको इसमें सहवासी संबंध कहा गया है, उसको लेकर के ये चर्चाएं हुई हैं। ठीक, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भारत के संविधान में और ये एक बाकायदा व्यवस्था की गई जिसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहा गया, उस एक्ट में क्या चीज़ें हैं, वो विवाह को कैसे परिभाषित करता है। ठीक है, अगर हम उस दिशा में देखें तो कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक, और वह यह भी स्पष्ट करता है कि विवाह क्या है। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है कि हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड, उसके एक धारा में, धारा 7 के एक उपधारा में है, हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी एक को भी रूढ़िवादी रीतियों और कर्मकांडों के अनुसार अनुष्ठित किया जा सकेगा। ठीक है, दूसरी चीज उसी के बिंदु 2 में कहा गया है, उपधारा 2 में, कि जहां की ऐसी रीतियां और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी, जिसको आपने देखा होगा कि हिंदुओं में शादी जब होती है तो अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, है ना, तो सप्तपदी जिसमें अग्नि के समक्ष वर और वधु जो हैं संयुक्त रूप से उसकी परिक्रमा करते हैं, है ना, अतः आती हो, वहां विवाह पूर्ण और आबद्ध कर तब होता है जब 7वां पद चल लिया जाता है। अर्थात जब आप 7 फेरे ले लेते हैं तो उसके बाद विवाह आपका मान्य हो जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। उत्तराखंड में भी 2010 में विवाह के रजिस्ट्रेशन को, उसके पंजीकरण को लेकर के व्यवस्था की गई। एक अध्यादेश उसमें पारित हुआ था और वो जारी हुआ। अभी तक उसमें भी व्यवस्था हो रही थी। ठीक, लेकिन सवाल जो उठता है वो उठता है हिंदू विवाह को या विवाह को लेकर के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू का धर्म, हिंदू विवाह में हुआ हो या मुस्लिम में हुआ हो या सिख में हुआ हो या ईसाई में हुआ हो, उसके वर्सेस दूसरा पहलू आता है लिव इन रिलेशन का। क्योंकि इस एक्ट में जो व्यवस्था है कि आपने अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिंदू पद्धतियों के अनुसार या अपनी भी धार्मिक पद्धतियों के अनुसार, जो भी संप्रदाय का है उसने उस पद्धति के अनुसार अगर विवाह किया है
तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, वहीं जिसमें विवाह में जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री विवाह के उपरांत साथ रहते हैं, ठीक है, और फिर वो अपने संतान उत्पन्न करते हैं और उनका परिवार आगे बढ़ता है, वंश वृद्धि होती है। वहीं दो लोग, एक युवा एक युवती, ठीक है, वो लोग साथ रहते हैं और उनको भी उस साथ रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उस दौरान साथ रहते हुए अगर उनका गर्भ हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उस बच्चे को भी वही अधिकार दिए गए हैं जो अधिकार हिंदू मैरिज एक्ट के तहत या जो हमारी वैवाहिक पद्धतियां हैं उसके तहत एक लीगल वेडेड फैमिली कपल को दिया जाता है। तो पहली बार सवाल ये उठता है कि क्या जो एक लीगली वेडेड है और दूसरा जो लिव इन है, आपने दोनों को रजिस्ट्रेशन का हकदार दे दिया, तो क्या आप दोनों को एक ही समान मान रहे हैं? ठीक, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा विवाह और लिव इन क्या बराबर है, क्योंकि दोनों में यहां पर भी युगल रह रहे हैं, यहां भी युगल हैं। ठीक है, दूसरा, अगर दोनों के बच्चे होते हैं तो एक का तो लीगली अगर देखा जाए तो वो विवाह के उपरांत जो संतान उत्पन्न हुई है वंश वृद्धि में, ठीक है, और दूसरी जो यहां हुई है, तो जो लिव इन रिलेशन में जो संतान उत्पन्न होगी उसको भी वही अधिकार हैं, उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं जिस प्रकार के अधिकार यहां विवाह के उसमें प्राप्त होंगे। अब सवाल ये उठता है, पहला सवाल तो यही है कि भाई क्या आपने इस तरह की से तो आपने लिव इन को एक तरीके से मान्यता दे दी, जिसमें आपने सप्तपदी या विवाह नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन आपने उसको मान्यता दे दी कि आप लिव इन में रह सकते हो रजिस्ट्रेशन करवा करके। दूसरा सवाल यहां पर यह होता है कि ये उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्गत है, आपने 1 वर्ष का समय दिया है। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, यहाँ कई कॉलेज, कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ देश के अन्य राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इसमें हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको अलग रखा है, ठीक है, और कहा गया है कि उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। भारत में पहले तो हम उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन है हमारे पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में और चमोली जनपद में हमारे जनजातीय लोग रहते हैं, और उधम सिंह नगर की तरफ जहां थारू, बोक्सा, अन्य जनजाति के लोग हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि एक तो यह है जो कास्ट बेस्ड अनुसूचित जनजातियां हैं, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जैसे चक्राता का क्षेत्र है, जौनसार का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र विशेष को जो है ये व्यवस्था दी गई है, उनको भी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि चलो ये तो भारत के अंदर के नागरिक हैं, राज्य के भीतर के नागरिक हैं, अगर अन्य राज्यों से भी, क्योंकि जो हिमालयी राज्य हैं वहाँ तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ जनजाति रहते हैं, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नागालैंड है वहाँ जनजातियाँ हैं, मणिपुर है जहाँ मैतेई की जो जनजातियाँ हैं, आसाम है जहाँ बोडो जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना, त्रिपुरा है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है जहाँ अन्य जनजातियों के लोग रहते हैं। अगर वो बच्चे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ने उत्तराखंड में और वे लिव इन में रहते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, और उस लिव इन में रहते हुए अगर उनकी संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए क्या अधिकारों की व्यवस्था होगी। ठीक, ये थोड़ा सा सवाल है, ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं अभी भी इसमें से। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि एक युवा किसी राज्य से है और दूसरा युवती किसी अन्य राज्य से है, और दोनों अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में आकर के अध्ययन कर रहे हैं और वो इसी इसमें रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, और उनकी संतान उत्पन्न हो जाती है। अब एक्ट ये कहता है कि उसको भी वही अधिकार प्राप्त होंगे, उनके उस संतान को, ठीक है। तो अब राज्य के एक्ट के अनुसार तो उसको अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वो जिस राज्य का मूल निवासी है, माना युवक अगर किसी राज्य का मूल निवासी है और वहां ये एक्ट प्रभावी नहीं है, ठीक है, तो आप उसके विरासत में उससे हिस्सेदारी प्राप्त करवाएंगे। राज्य तो मना कर देगा कि भाई ये तो हमारे यहाँ का एक्ट नहीं है, उसका परिवार मना कर देगा कि नहीं भाई हम वो नहीं देते, क्योंकि उसका परिवार तो उसमें मैंडेट में नहीं है, ठीक। तो ये सवाल जो हैं ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं इस एक्ट को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो ये बात निकल करके आ रही है कि जनजातीय क्षेत्रों को लेकर के उत्तराखंड का मूल निवासी माना हो जाएगा या उसको यहाँ के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे,
क्योंकि जो नियमावली बनी है उसमें भी कहीं ना कहीं एक स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है, एक उलझन सी है। मेरे पास नियमावली भी है, मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और मैं भाजपा प्रवक्ता से, क्योंकि वो बेहतर बता सकती हैं कि मैं जो सवाल मैंने अभी किए हैं यहाँ पे, मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या को लेकर के कोई स्पष्टता है, क्योंकि ये सवाल नागरिक के मन में है प्रदेश की। और जहाँ तक लिव इन की बात की है, क्योंकि भारत का जो समाज है उसकी एक परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, और उन आस्थाओं के तहत एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में विवाह को भी व्यवस्थित एक सामाजिक ढांचे बढ़ा गया है। ठीक है, तो क्या लिव इन रिलेशन अब उत्तराखंड में मान्य होगा? क्योंकि इन्होंने कहा, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, कि हमने उसको कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया। तो कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया, रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो यह रजिस्ट्रेशन विवाहित दंपत्ति का भी है ना, तो एक तरीके से उसको मान्यता मिल रही है। ठीक है, तो ये जो लिव इन रिलेशन को लेकर के अस्पष्टता है, क्योंकि ये भारत का नहीं, वो नहीं है, भारतीय समाज का चरित्र नहीं है लिव इन। ठीक है, तो इनको करके थोड़ा सा इनको स्पष्ट। ठीक है सर, चलिए प्रभा जी का रुख कर लेते हैं। प्रभा जी, आपने सबकी बातों को सुन लिया होगा। कुलदीप जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, आपको उदाहरण के साथ में समझाया, मुझे लगता है समझ में आया होगा कि किन चीज़ों से जूझना पड़ सकता है। और देखिए, वैसे भी क्योंकि पहला राज्य होने का एक तरफ तमगा भी आपने हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं वो जो कमियां निकल कर आएंगी उनसे जूझने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए कितनी तैयारी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लूपहोल्स निकल कर सामने आएंगे। प्रभा जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही मैम अब। ठीक है गरिमा जी, मैं ये कहना चाहूंगी जो कुलदीप जी ने अभी प्रश्न उठाए बिल्कुल ठीक है। ये कानून हमने लागू किया है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे हमारे विपक्ष के, मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे इनके मंत्री ये कानून बनाने लगे हुए थे। मैं देखिए उसका भी जवाब बहुत जल्दी आ रही हूँ। देखिए मंत्री उसमें कानून बनाने में नहीं लगे थे, वो विशेषज्ञों की टीम लगी हुई थी, उसमें रिटायर्ड हमारे आईएएस जजेस उन्होंने ये कानून बना के दिए, जो खुद कोर्ट में बैठते हैं और जो जस्टिस देते हैं। तो पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इनके मंत्री वहां पर बैठे हुए थे। नहीं, ठीक है, और जनता से ही हमने इसका जवाब लिया है। निकल कर नहीं आएगी। अब रही बात जी गरिमा जी, बहुत सी चीजें निकल कर आएंगी ना मैम, क्योंकि पहली बार आपने लागू किया है। कोई भी चीज पहली बार बनती है तो उसमें कई बार चीजें जब धीरे धीरे कर सामने आएंगी ना। हाँ जी गरिमा जी, मैं वही कह रही हूँ कि देखिए जिस नीति और नियत से भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लेकर आई है, नीति बिल्कुल स्पष्ट है, नियत भी बिल्कुल साफ है काम करने की, कि हमारे राज्य में किसी के साथ भी कोई अपराध ना हो। खासकर अगर आप इस कानून को देखेंगे तो ये बहनों के लिए, महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर पहले विवाह की बात कर लीजिए, जिस प्रकार का आज का हमारा सामाजिक परिवेश भी बदल गया है, हम बार बार सामाजिक, ठीक है विवाह हमारी सामाजिक संस्था है, लेकिन क्या आपने समाज में आपराधिक घटनाएं देखी नहीं कि हर तीसरे दिन आप एक न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए। क्या आपने तलाक के मामले नहीं देखे हैं कि इवन सभ्य परिवारों में भी आजकल तलाक लेना कोई बहुत बड़ी बात, पहले हम घबराते थे, जैसा भी होता था घरों में कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता था कि चलो कोई नहीं बन रही है। आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि उनमें टॉलरेंस नहीं, वो एकदम दूसरे दिन ही आज शादी होती है, चौथे दिन हमें पता चलता है अरे डिवोर्स हो गया। तो उस केस में क्या किया जाए? और जो एक धर्म विशेष हमारा था, जहां महिलाओं को फोन पर आप 3 तलाक बोल देते थे, तो उसके बाद वो महिला क्या करेगी? जब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती थी तो उसके बाद उनका अपना धर्म बीच में आ जाता था कि नहीं, हम अपने धर्म, 5 लोग बैठ के किसी एक नागरिक को अधिकार कैसे दे सकते हैं? गरिमा जी आप ये सोचिए। और उसके बाद जब उनके ये जो मैं ये कहूंगी, कुलदीप जी पूछ रहे थे कि जो बच्चा है उसको संपत्ति का अधिकार होगा। देखिए हमने ये कहा है कि जो उत्तराखंड में रहेगा, जब यहाँ पे उसके संतान वो बच्चा होगा, तो जब वो कानून के दायरे में तो आ गया ना, कोर्ट जब उसको हाई कोर्ट फैसला यहाँ से देगा कि इसका जो उत्तराधिकार होगा तो उसको देना पड़ेगा संपत्ति में हिस्सा। तो देखिए जब समय के साथ ऐसा केस स्टडी जब सामने आएगा तो वो न्यायालय उसका मामला निपटाएगी और वो उसको बताएगी कि इसको किस प्रकार से आपको देना है। क्यों अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि धीरे धीरे इसमें संशोधन भी होंगे। हमने ये नहीं कहा है कि ये जो आ गया है दिस इज द फाइनल वन, स्टिल देयर आर चांसेस टू बी सो मच चेंजेस इन दिस जो एक्ट आपका है। लेकिन
हमारी जो नीयत है वो है सबसे ज्यादा महिलाओं को सशक्तिकरण देने की। अब आप ये देखिए, संपत्ति में अधिकार है। क्या आज आपको लगता नहीं कि आज से पहले जो महिलाएं थी कभी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उनका हक होता था, लेकिन आज अगर देखिए जो क्राइम भी तो बढ़ रहा है समाज में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्राइम आगे बहुत 2013 में वो कानून लागू हो चुका है। 2013 में वो कानून लागू हो चुका है जो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देता है। सारे कानून पहले से लागू हैं। ठीक है आशीष जी को कंप्लीट करने दीजिए कम से कम, उसके बाद में बोलिएगा। अभी हमारे कोई धर्म विशेष का व्यक्ति हमारी महिला को अपने साथ रखता है, वो उसको ये नहीं बताता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके साथ रहने लगता है। जब पेरेंट्स उस महिला के आते हैं वो पूछते हैं उनको, तो अब ये ऐसा उत्तराखंड में नहीं चलेगा, क्योंकि अगर शादी होगी तो आपको पहले सिंगल होना पड़ेगा, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। जबकि इससे पहले होता था जो धर्म विशेष का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड होता था, उनके धर्म में वो जायज था कि वो कर सकते हैं, तो उससे जो महिला थी वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाती थी, और वो जो पुरुष होता था वो ठीक है। अब आशीष जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लीजिए। आशीष जी को सुन लीजिए। सब नागरिकों के लिए समान अधिकार है। अब अगर आप शादी करोगे तो उससे पहले आपको सिंगल होना पड़ेगा, या तो यानी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि किसी एक वर्ग विशेष को चिढ़ाने के लिए कानून बनाया गया है, कहीं ना कहीं आप अपने बयान के बाद उसको बढ़ावा दे रही हैं, उनके उस आरोप को। चलिए सुन लीजिए, अब आशीष जी को सुनते हैं। आशीष जी बोलिए। आप धर्म विशेष के बारे में नहीं बात करूंगी मैं, ठीक है मैम, आशीष जी को सुन लीजिए। बात करूंगी, बोलिए आशीष जी बोलिए। के बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रभा जी हो गया ना, सुन लीजिए एक मिनट। आगे रखती है। प्रभा जी ठीक है हो गया। हाँ आते हैं देवचंद जी, आते हैं। आशीष जी को जल्दी से सुनता है। देखिए बार बार इनका ये कहना कि ये महिलाओं के लिए कानून बनाया गया है, कभी पुरुषों के लिए बनाया गया है। अभी तो ये खुद भी लेते हैं कि इनको खुद ही मालूम नहीं बनाया किस लिए गया। पहली बार देश में ऐसा कानून बनाया गया जिसको लागू करने के बारे में खुद लागू करने वाली सरकार खुद असमंजस में। अभी ये सिर्फ जबरदस्ती, मैंने कहा कि ये केवल एक अखबार में न्यूज छपने के लिए कि देश में यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू किया गया है। पहली बार उल्टे बांस बरेली को चले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा कानून जो आईपीसी का था भारत सरकार ने बनाने के बजाय एक राज्य सरकार ने बनाया, और अब पूरे देश में उसका अनुसरण होगा। प्रधानमंत्री की नौटंकी इस बात पर समझ में आती है कि खेलों के उद्घाटन के समय पे आए हैं, खेल की बात नहीं करेंगे, यूजीसी की बात करेंगे। और मुख्यमंत्री ये नहीं बताएंगे हमने राज्य पे परफॉर्मेंस के रूप में ये काम किए हैं, वो कह रहे हैं हमने यूसीसी लागू कर दिया। यूसीसी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पहले से ही स्थापित जो कानून है उन्हीं को दोबारा यूसीसी का नाम दिया गया है। ठीक है। और उसका कोई उपयोग, कोई लाभ उत्तराखंड की जनता को नहीं है। अब देवचंद जी को जल्दी से सुनते हैं, कुछ कह रहे हैं। ठीक है आशीष जी हो गया, वक्त बहुत कम है। देवचंद जी आप बोलिए। प्रभा जी मैडम बार बार बीच में नहीं बोलती, प्लीज शांत रहिए। देवचंद जी आप बोलिए। मालूम है आपके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम बचा ही नहीं है। आशीष जी हो गया ना, आशीष जी प्लीज अब शांत हो जाइए। आशीष जी और प्लीज प्रभा जी मैडम शांत रहिए। देवचंद जी आप बोलिए सर, ऐसे फिर वक्त नहीं मिलेगा आपको। वक्त प्रभा मैडम आपको आवाज बंद है। प्रभा जी आप सुन पा रही है? जब सभी धर्मों की बात कर रहे हो तो धर्म विशेष की बात कैसे कर दिया आपने? प्रभा जी आपको सुनाई दे रहा है? आप तक आवाज पहुंच रही है मैडम? प्रभा जी शांत हो जाइए, म्यूट कर दीजिए। देवचंद जी आप बोलिए, सर क्लोजिंग टाइम है, वाला वक्त नहीं मिलेगा सर। बकवास कानून हम नहीं बनाते, बोलिए। ऐसे बकवास कानून हमने नहीं बनाए, ऐसे बकवास देवचंद जी आप बोलिए ना, मैं आपसे कह रही हूँ आप बोलिए। प्रभा जी को म्यूट कर देंगे। कानून बना के देश चलाए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो यूसीसी में पंजीकरण कराना अनिवार्य, और विवाद लगातार विपक्षियों की ओर से शुरू हो रहा है। विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं, एक समुदाय विशेष को चिढ़ाने के लिए ऐसा लगता है ये कानून लाया गया है, जबकि कई तरह के लूपहोल्स, कई तरह की कमियां अभी से निकलकर सामने आ रही हैं। खासतौर पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।